जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज के सेशन में इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपसे वादा किए थे कि हम इस चैनल पर डेली वाइज मतलब कि वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताए हुए थे आपको कि हम लोग इस चैनल पर वो सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थात हम आपको बता दें कि हम आपको बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि हम अपने इस चैनल पर इंग्लिश साथ साथ में साइंस साथ साथ में सोशल साइंस और फिर कुछ दिनों के बाद मैथ्स, इन सभी की वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करेंगे। फिलहाल में अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के हम लोग 3 चैप्टर तक फिजिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मानव नेत्र बायोमॉडल परिवर्तन था। और आज के इस सेशन से हम क्या करेंगे, इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। और इंग्लिश, आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना है नहीं। ये उसी सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस सेशन में जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी होता है, उस अंग्रेजी में आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश होती है, इस इंग्लिश की वेटेज जो होती है उतनी तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें बच्चे जो है क्रॉस भी कर जाते हैं, तब भी उससे कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन एक बात बता दें आपको, मतलब उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, वो क्या है, यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फॉर्म डालेंगे या फिर किसी भी अर्धसेना में जाना चाहेंगे, तो उस समय आपको क्या होगा ना भाई, यदि 50% मार्क्स नहीं होंगे इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश जो है ना मीनिंग के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास पनोरमा जो है, ये कि पनोरमा पार्ट 2 है, इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अब इंग्लिश में। तो चलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश में सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए भाई, इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। पहले हम फोटो को थोड़ा सा छोटा कर दें। तो देखिए, इंग्लिश की 2 बुक्स हैं यहाँ पर भाई, क्या क्या है। तो देखिए, कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में आपके पास है द पेस फॉर लिविंग। पहला क्या है आपके पास, द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग जो है ये प्रोज सेक्शन का है। प्रोज सेक्शन में आपको टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और फिर पोएट्री सेक्शन मतलब इसमें है पोएट्री सेक्शन में आपको क्या मिलता है, तो इसमें मिलते हैं पोएम, कविताएं। और इसमें भी 8 चैप्टर्स हैं, यानी कि 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, ठीक है। तो 8 और 8 टोटल 16 चैप्टर हैं। तो इन 16 चैप्टर्स को हम लोग मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, आंसर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल भी पढ़ेंगे। और इतनी गारंटी हम आपको देते हैं कि हम उसका मीनिंग निकालेंगे तो आपको भी धीरे धीरे मीनिंग निकालने की आदत हो जाएगी। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे भाई, तो आज के इस क्लास में हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो पहला चैप्टर क्या है हमारा, वो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। क्या है, कौन सा चैप्टर, द पेस फॉर लिविंग, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, प्रोज सेक्शन की हमारी शुरुआत हो गई। अब ये हमारे पास हमारा चैप्टर हो गया और इस चैप्टर में हम आरसी हचिंसन के द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे उसको कि कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर क्या है, अगर हम बात करें द पेस फॉर लिविंग की, तो द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवन की रफ्तार। द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवन की रफ्तार। द पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है जीवन की रफ्तार, अर्थात जीने की रफ्तार, ठीक है। सिंपल समझ लीजिए। किसके द्वारा लिखा गया है, तो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हम मीनिंग निकालेंगे और आप भी मीनिंग्स को निकालना जो है धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है भाई कि आरसी हचिंसन जो है अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। भाई मेरे, आरसी हचिंसन जो है वह एक अंग्रेज, ब्रिटिश नोवेलिस्ट का मतलब क्या है, अंग्रेज उपन्यासकार। ब्रिटिश नोवेलिस्ट का मतलब क्या है, अंग्रेज उपन्यासकार। अर्थात जो आरसी हचिंसन है वह एक अंग्रेज उपन्यासकार थे, ठीक है। हम बात करते हैं, अभी है की बात करेंगे क्योंकि मर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तो उपन्यासकार ही होंगे, दूसरा तो कोई चीज होंगे नहीं, ये बात भी जानते हैं आप। अब देखिए, सुनिए। तो देखिए, आरसी हचिंसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आरसी हचिंसन जो थे वो एक अंग्रेज उपन्यासकार थे। और फिर दूसरी बात कि एग्जिबिट, अब देखो भाई यहाँ पर एग्जिबिट लिखा है ना, तो एग्जिबिट लिखा है तो यहां तक में
नोवेलिस्ट तक में ये आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको कहां से मतलब है, आरसी हचिंसन से लेके आरसी हचिंसन एग्जिबिट्स, मतलब आरसी हचिंसन जो है प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई, एग्जिबिट मतलब दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। अब देखो, अब इसका मीनिंग यदि आप निकालें तो मीनिंग निकालने के लिए आप आरसी हचिंसन एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, किसी भी शब्द के किसी भी वाक्य के मीनिंग को निकालने के लिए क्या, कैसे, क्यों, ठीक है, इन सभी का हम प्रयोग करेंगे तब जाके उसकी मीनिंग को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है कि आरसी हचिंसन जो है एग्जिबिट्स दिखाते हैं एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में आएंगे, लास्ट में क्या है, ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी का मतलब क्या है, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन और सोसाइटी मतलब कि जो समकालीन समाज है उस समकालीन समाज के। अच्छा एक बात बताइए, हम बोलते हैं कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ऐसा बोलते हैं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसा बोलेंगे क्या कि पटना बिहार की राजधानी है, ऐसा बोलेंगे नहीं, हम बोलते हैं बिहार की राजधानी पटना है। मतलब क्या, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसका मतलब क्या है, ये हम अगर लिखते हैं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार भाई, तो देखना यानी कि पहले बिहार बोलते हैं, बिहार, फिर ऑफ मतलब की, और फिर कैपिटल मतलब राजधानी, और तब क्या बोलते हैं, पटना है। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखते समय बोलते समय हम मीनिंग निकालते समय हम यही कहेंगे कि आरसी हचिंसन जो कि एक अंग्रेज उपन्यासकार थे, एग्जिबिट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं भाई, एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी, मतलब समकालीन समाज, जो समकालीन समाज है उन समकालीन समाज के, ठीक है, सेंसिटिव इश्यूज का मतलब होता है संवेदनशील मुद्दे। सेंसिटिव इश्यूज का मतलब क्या होता है, संवेदनशील मुद्दे। तो कहने का मतलब यह है कि जो आरसी हचिंसन है वह समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को, ठीक है, संवेदनशील मुद्दों को क्या किया है, छूने के लिए, टचिंग, फॉर टचिंग मतलब क्या, छूने के लिए, क्या करने के लिए, छूने के लिए। और एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। भाई देखो, एक चीज होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी जो होता है वो होता है साधारण, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो होता है असाधारण। तो असाधारण हम अपवाद को ही बोलते हैं, और यहां पर हो जाएगा कि जो आरसी हचिंसन है दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, तो कंटेम्पररी सोसाइटी, तो समकालीन समाज के, क्या समकालीन समाज के, तो संवेदनशील मुद्दे, सेंसिटिव इश्यूज मतलब संवेदनशील मुद्दे, ठीक है। अच्छा, फिर संवेदनशील मुद्दों, अब संवेदनशील मुद्दों को किस लिए दिखाते हैं भाई, तो फॉर टचिंग, छूने के लिए, किसको छूने के लिए भाई, तो यहां पर क्या है, छूने के लिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसमें मैसेज भी आ रहे हैं, हाँ, छूने के लिए यहां पर फ्लेयर, यहाँ पर जो फ्लेयर है एंड एक्सेप्शनल, जो एग्जिबिट एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या बताया, संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, ठीक है, और प्रतिभा, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, प्रतिभा, तो प्रतिभा को उन्होंने क्या किया है, प्रदर्शित किया है। यानी कि अब पूरा का मीनिंग निकाले तो पूरा मीनिंग क्या निकला कि आरसी हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। यानी कि जो आरसी हचिंसन जो कि एक अंग्रेज उपन्यासकार हैं, एग्जिबिट प्रदर्शित करते हैं, किसको भाई, एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक जो है असाधारण, फ्लेयर का मतलब क्या, प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, किसके लिए भाई, तो फॉर टचिंग, जो स्पर्श करता है, छूने के लिए, किसको छूने के लिए, द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी, समकालीन समाज के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको छूने के लिए ये एक असाधारण जो है प्रतिभा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। आप धीरे धीरे इसका मीनिंग निकालना सीख जाएंगे। सुनिए आगे, फिर बोल रहा है, आगे इसमें क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। अब बोल रहा है कि विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, तो पहले हम एंड का बोलेंगे, और विरोधाभासों को, एंड ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, और रूढ़ि, और साथ ही साथ सभी की सभी रूढ़िवादिताओं को भी प्रदर्शित किया है। यानी कि देखो,
रूढ़िवादिता क्या होती है और पैराडॉक्सेस क्या होती हैं। रूढ़िवादिता का मतलब होता है जो परंपरा से चलते आ रहा है, जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, तो ये रूढ़िगत जो है, रूढ़िगत है मतलब अब ये लैंगिक रूढ़िगत हो गया। मतलब क्या, ये पहले से ही चलते आ रहा है, लोगों की मिथ्या है, क्या मान्यता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो ये सारे रूढ़िगत जो है ये सारे परंपराएं हो गई। तो विरोधाभास जो है इनके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि इन द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या, जो पेस फॉर लिविंग चैप्टर है, इस चैप्टर में आरसी हचिंसन जो है ना, कैप्चर का मतलब होता है, फोन में फोटो कैप्चर होता है ना, तो कैप्चर का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो भाई ग्रहण करना नहीं होगा, यहां पर हम कहेंगे कि आरसी हचिंसन ने चित्रित किया है। क्या चित्रित किया है भाई, तो द अगोनी का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट या यातना, तो अगोनी ऑफ यानी कि पीड़ाओं को कैप्चर किया है। तो किसकी पीड़ा को भाई कैप्चर करेंगे ये, तो मॉडर्न मैन मतलब आधुनिक जो व्यक्ति हैं, उन आधुनिक व्यक्तियों के जो भी यातनाएं हैं, उन यातनाओं को वो क्या किए हैं, कैप्चर किए हैं, ग्रहण किए हैं या चित्रित किए हैं। आगे बढ़ जाए भाई, तो कह रहा है कि ही ब्रिंग्स आउट, वो दिखाते हैं। ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो ब्रिंग्स आउट मतलब वो प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं भाई, कि हाउ मतलब कैसे, ठीक है। हाउ द फास्ट मूवमेंट, कि कैसे जो तेज गति है, फास्ट का मतलब तेज और मूवमेंट का मतलब गति, कि कैसे जो तेज गति है। अब भाई किसकी तेज गति, ऑफ मैन मतलब मनुष्यों की तेज गति, थिंग्स वस्तुओं की, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं की, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि वे दिखाए हैं कि कैसे जो मनुष्यों और वस्तुओं की जो तेज गति है, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम का मतलब ये हो गया कि कैसे चोट पहुंचाती है। चोट पहुंचाना का मतलब नुकसान पहुंचाना, कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट द नॉर्मल रिदम, जो सामान्य लय को कैसे चोट पहुंचाती है। एंड और एक्सर्ट मतलब लगाना क्या लगाना भाई, अनड्यू प्रेशर। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित दबाव को लगाता है या लगाती है। किस पर अनुचित दबाव को लगाती है भाई, मानवों पर, औरतों पर और बच्चों पर। कहने का मतलब क्या है कि इन द पेस फॉर लिविंग में ये जो जीवन की जो रफ्तार है, जीने की जो रफ्तार है, इस चैप्टर में आरसी हचिंसन ने चित्रित क्या किया है, वो ये चित्रित किए हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट, कि कैसे जो फास्ट मूवमेंट है ऑफ मैन एंड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मानवों की और वस्तुओं की, हर्ट्स चोट पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, द नॉर्मल रिदम सामान्य लय को, कैसे सामान्य लय को नुकसान पहुंचा रही है, एंड एक्सर्ट और लगा रही है। क्या लगा रही है भाई, अनड्यू प्रेशर अनुचित दबाव लगा रही है। किस पर, तो ऑन मेन मनुष्यों पर, एंड वोमेन औरतों पर, एंड चिल्ड्रन बच्चों पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, तो आगे यहां पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है कि वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है भाई कि वर्क कीजिए, क्या कीजिए, काम कीजिए। तो वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे आप समूहों में काम कीजिए, एंड डू द फॉलोइंग और निम्नलिखित को क्या करें। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में काम करें, एंड डू द फॉलोइंग और जो निम्नलिखित जो है उसको करें। अब क्या करना है भाई, तो देखो कह रहा है कि टॉक, क्या कह रहा है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बातचीत करें। टॉक का मतलब बात करना, टू मतलब यहां पर प्रीपोजिशन है, योर मतलब अपने, और फिर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों से बातचीत करें। एंड और सीक का मतलब होता है मेरे भाई खोजना। ठीक है, सीक का मतलब पता लगाना होता है, खोजना होता है। सीक का मतलब बीमार भी होता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर सीक पता लगाए। अच्छा, देयर ओपिनियन, उनके जो विचार हैं, देयर मतलब उनके और ओपिनियन मतलब विचार, उनके विचारों के बारे में पता लगाए। ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, ऑन द लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है भाई, लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ। तो सबसे पहले मॉडर्न यूथ के पास आएंगे, क्योंकि ऑफ के बाद वाले का मीनिंग पहले निकालेंगे। तो यहां पर क्या आएगा कि ऑफ द मॉडर्न यूथ मतलब जो आधुनिक जो युवा है ना, उन आधुनिक युवाओं के, ऑफ मतलब के लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन की शैली के बारे में
के विचारों के बारे में, उनके जो आधुनिक युवा हैं उन युवाओं के जीवन शैली के बारे में, विचारों के बारे में पता लगाएं एंड आस्क देम, और उनसे पूछें, ठीक है। और इनसे पूछना है, अब उन बच्चों से क्या पूछना है भाई, पूछना है क्या कि डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, बोल रहा है कि क्या, अब उन बच्चों से क्या पूछना है, उन जो मॉडर्न जो यूथ है उनसे ये पूछना है कि डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्या जो आपकी जो जीवन है लेजरली और फास्ट, क्या आपकी जो जीवन है, उन बच्चों से पूछना है कि क्या जो आपकी जीवन है वह आरामदेह है या तेज है, मतलब कि वो जो जीवन की जो गति है वो क्या है, आरामदेह है या तेज है, इसके बारे में बोल रहा है पूछने के लिए। आप पूछ के बता देंगे, यस कर देंगे तो उसके बारे में लिखना होगा, नो भी करेंगे तो भी उसके बारे में लिखना होगा। फिर आगे भाई कि आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, और फिर उन बच्चों से पूछना है कि आप संतुष्ट हैं विथ व्हाट यू सी टुडे, व्हाट यू सी मतलब जो, यू का मतलब आप, ठीक है, सी देखते हैं, कहां देखते हैं, आज, यानी कि जो आज आप देखते हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं, इसके बारे में पूछना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर मूव करते हैं। ये सारे सवाल जो है बच्चों से पूछने हैं आपको। तो चलिए हमारा चैप्टर जो है, हमारे इस चैप्टर में अब सुनते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे मीनिंग निकालते हैं, सुनते जाइएगा। कह रहा है कि आई सॉ ए प्ले, मैंने एक नाटक देखा, मैंने क्या देखा, नाटक देखा। आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, ये प्ले का मतलब नाटक होता है। इन डबलिन, कहां पर देखा भाई, डबलिन में। डबलिन अब कहां है भाई, तो डबलिन जो है अभी किसी देश में होगी, देख रहे हैं कहां पर है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, भाई नॉट लॉन्ग एगो का मतलब है कि लंबे समय पहले नहीं, कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय पहले। तो बोल रहा है कि कुछ ही समय पहले आई सॉ ए प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर जो मुख्य पात्र था, द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो कि क्या था, एक एल्डरली मतलब वृद्ध या बुजुर्ग बोल सकते हैं। कॉर्न मार्चेंट का मतलब क्या होगा भाई, कॉर्न का मतलब होता है मक्के का व्यापारी और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, तो मक्के का व्यापारी हो जाएगा। तो एक जिसमें इन्होंने एक नाटक जो देखा, वो क्या बोल रहे हैं कि आई सॉ ए प्ले इन डबलिन, मैंने कुछ ही समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज जो मुख्य पात्र था, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो कि वह एक बहुत ही बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। और इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, और यह कहां पर देखा गया, तो वह स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन मतलब आयरिश देश के छोटे से शहर में देखा गया। मतलब लेखक बात कर रहे हैं, अर्थात आरसी हचिंसन जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ही वाज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। भाई देखो ये मैन ऑफ जो है ना, ये मैन ऑफ जो है, तो इसके बाद मेनी एंग्जाइटी जो है, तो यहाँ पर मेनी एंग्जाइटी को पहले बोलेंगे, यानी कि ही वाज वह था, मतलब वो जो व्यक्ति था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह था, क्या था भाई, कैसा था भाई, तो वह ही वाज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटी, उसको बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी दुविधाएं थी, ठीक है। अब दुविधाएं क्या क्या थी, इच्छाएं क्या क्या थी, तो देखते हैं भाई। एंग्जाइटी मतलब होता है चिंताएं, ठीक है, परेशानियां होती हैं, तो मेनी का मतलब बहुत और एंग्जाइटी मतलब परेशानियां। तो ही वाज मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटी, उसके पास बहुत सारी परेशानियां थी। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका जो हार्ट था, हार्ट का मतलब भाई हृदय यानी कि दिल, वाज डिकी, डिकी का मतलब होता है कमजोर, उसकी जो दिल थी वो बहुत ही कमजोर थी। अच्छा, हिज नेफ्यू, हिज का मतलब उसका और नेफ्यू मतलब भतीजा, यानी कि उस व्यक्ति का जो भतीजा था, मतलब जो कॉर्न मार्चेंट था उसका जो भतीजा था, वाज चीटिंग मतलब क्या, धोखा दे रहा था, किसको, हिम, उसको धोखा दे रहा था, मतलब कॉर्न मार्चेंट को धोखा दे रहा था। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी, मतलब जो कॉर्न मार्चेंट है उसकी जो वाइफ थी, हैड अ फैंटेस्टिक नोशन, उसके पास जो है अद्भुत विचार थे, नोशन था। नोशन का मतलब विचार होता है, मत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, यानी कि उसकी जो वाइफ थी ना, उसके वाइफ के पास एक स्पेशल नोशन था, विचार क्या था कि वह 10 पाउंड जो है ना प्रत्येक छुट्टी के दिनों में
खर्च कर देती थी। ठीक है, ऑल टुगेदर का मतलब हम कह सकते हैं कि देखो ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, लेकिन इस सबको हम मिलाकर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर, क्या बोल सकते हैं, कुल मिलाकर, तो बोल सकते हैं कुल मिलाकर द पेस ऑफ लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब की, और पेस मतलब रफ्तार, तो कुल मिलाकर जो जीवन की रफ्तार थी वाज गेटिंग टू मच का मतलब होता है बहुत तेज गति से चलना, फॉर हिम किसके लिए, उसके लिए, मतलब इस प्रकार जो है उसकी जो जीवन की गति थी बहुत तेज गति से चल रही थी। कब चल रही थी भाई, तो बोल रहा है सिंपल सा बात है कि उसका भतीजा उसको चीट कर रहा था, वो हार्ट का कमजोर आदमी है, और साथ साथ में उसकी वाइफ का एक फैंटेस्टिक नोशन है कि प्रत्येक हॉलीडे में वो 10 पाउंड खर्चा कर देगी, ये सारे विचार थे। ठीक है, इसके कारण ये बोल रहा था कि कुल मिलाकर हमारी जो जिंदगी है, मेरी जिंदगी बहुत ही क्या कर रही है, बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही है। अब आगे देखे भाई तो क्या है, तो बोल रहा है कि एंड और इन ए मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर, बोल रहा है कि इन मतलब में, तो में ए मूवमेंट ऑफ मतलब होता है एक क्षण में। अब एक क्षण में भाई, तो कैसे क्षण में, तो डिस्पेयर मतलब होता है निराश, यानी कि बोल रहा है कि और निराश के एक क्षण के लिए या निराश के उन क्षणों में ही अटर्ड, वह चिल्लाता है, मतलब कि वह अटर्ड का मतलब होता है कि अंदर से बोलना, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई, वह बहुत ही जोर से चिल्लाता है, फ्रॉम हिज हर्ट, अपने दिल से, यानी कि उसके दिल की आवाज जो है ना, वह आवाज उसको रुला देती है और वो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, और क्या कहता है, दे टेल मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, देयर इज एन एरोप्लेन, यहाँ पर एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज, जो कि चलती है, कैसे चलती है भाई, जो कि चलती है 1000 माइल एन आवर, जो कि एक घंटे में 1000 मील जो है वह चलती है। फिर बोल रहा है कि नाउ दैट इज टू फास्ट, जो कि अब मेरे लिए बहुत ही तेज है। यही बात कहता है कौन, वो कॉर्न मार्चेंट जो है वह कहता है, किससे, लेखक से कहता है। आगे बढ़ जाए तो कह रहा है भाई, आगे बढ़ने के बाद कह रहा है कि फॉर मी, यानी कि मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यानी कि जो नाटक था उस नाटक में, इंचेंटिंग का मतलब होता है पसंदीदा, यानी कि मनमोहक, इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है, मनमोहक, तो मनमोहक जो लाइन थी, पंक्ति जो थी वह ये थी, फॉर मी मतलब मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, जो नाटक का जो मोस्ट मतलब बहुत अधिक, इंचेंटिंग मतलब मोहक, सम्मोहक पंक्ति था, वो क्या था कि द मैन, वो जो आदमी था ना, द मैन इज कंप्लेंट, वह क्या कर रहा था, द मैन्स कंप्लेंट, उस आदमी की शिकायत थी, कैसी शिकायत थी भाई, वाज सो ग्लोरियसली, जो कि बहुत ही गरिमापूर्ण थी, एंड इररिलेवेंट का मतलब होता है भाई, एक होता है रिलीवेंट का मतलब होता है अत्यावश्यक, और एक होता है इररिलेवेंट यानी कि अनावश्यक। तो यहां पर बोल रहा है कि उस व्यक्ति की जो अप्रासंगिक या फिर असटीक या फिर अनावश्यक जो गरिमा थी, द मैन कंप्लेंट, उस व्यक्ति की जो शिकायत थी, वाज सो ग्लोरियसली, वो बहुत ही गरिमापूर्ण थी, इररिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, और वो जो कंप्लेन थी उसकी इररिलेवेंट थी, अप्रासंगिक थी, ठीक है, अनावश्यक थी, किसके अनुसार, टू हिज ऑन सिचुएशन, उसकी अपनी स्थिति के अनुसार क्या था, अप्रासंगिक थी। और फिर बोल रहा है कि एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स भाई देखना, बिसाइड और बिसाइड्स दो चीज होते हैं, एक बात ध्यान रखें, एक होता है बिसाइड, एक क्या होता है, बिसाइड। तो ये देखिए, बिसाइड का मतलब होता है क्या, बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई बी साइड्स, क्या होता है, बी साइड्स, और इस बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, ये बात ध्यान रखेंगे, तो के अलावा, तो ये बात यहां पर होगी, तो इस बिसाइड्स का मतलब हो गया के अलावा, तो एंड बिसाइड्स और इसके अलावा, बिंग कॉमिक का मतलब क्या है कि हास्य था, मतलब उस पद में, उस नाटक में इन्होंने कहा कि जो लेखक थे वो कह रहे थे कि मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, मुझे नाटक का वह
वह पंक्ति बहुत अच्छा लगा, जिसमें वह व्यक्ति जो है ना, वृद्ध व्यक्ति, वह क्या कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, यानी कि वह कंप्लेन कर रहा था मतलब शिकायत कर रहा था, और वो जो उसका शिकायत था वह अप्रासंगिक था, और वह अप्रासंगिक किसके अनुसार था कि उसकी स्थिति के आधार पर अप्रासंगिक था, और इसके अलावा उस नाटक में क्या था, कॉमिक था, मतलब हास्य था। इट स्ट्रक मी, वह मुझे चोट पहुंचाती है। क्या चोट पहुंचाती है भाई? इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। कह रहा है कि इट स्ट्रक मी, यह मुझे चोट पहुंचाती है, एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, कि जो पूर्ण उदाहरण है, ये जो पूर्ण उदाहरण है जो नाटक में कहा गया है, वो मुझे क्या कर रहा है भाई, वो मुझे स्ट्रक मी, चोट पहुंचा रहा है, ऑफ द वे, और जो तरीके हैं, द आयरिश लोगों के, मतलब आयरलैंड में रहने वाले लोगों के जो तरीके हैं। अब भाई किस चीज के तरीके हैं, अब किस चीज के तरीके हैं भाई? टू गेट एट सटल ट्रूथ, मतलब कैसे, जो सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, और ट्रूथ का मतलब सच्चाई, कि कैसे जो सूक्ष्म सच्चाई है, उस सच्चाई पर आयरिश देश के लोग पहुंचते हैं, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करता है, मुझे चोट पहुंचाता है, बाई अनलाइकली, बाई द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। और वो लोग कैसे, जो अनलाइकली का मतलब होता है असामान्य, एक होता है अनलाइकली मतलब असामान्य, अप्रोचेज का मतलब पहुंच, कि ये कहने का मतलब ये है कि लेखक क्या कहते हैं कि मुझे चोट पहुंचाता है कि जो आयरिश देश के लोग हैं वो कैसे अनलाइकली अप्रोच के द्वारा, असामान्य अप्रोच के द्वारा, जो सूक्ष्म सच्चाई है वहां पर पहुंचते हैं। यू सी, आपने देखा, क्या देखा भाई, कि व्हाट द ओल्ड फूल मिंट, कि जो ओल्ड मतलब बुजुर्ग, और फूल मतलब मूर्ख, जो व्यक्ति था, बुजुर्ग जो मूर्ख था, उसका मिंट का मतलब अर्थ, कि उसका क्या अर्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आगे इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक, बोल रहा है कि नॉट, आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, बोल रहा है कि नॉट दैट। देखो भाई, नॉट दैट का मतलब होता है, यहां पर यदि आप इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉट दैट ऐसा नहीं है। नॉट दैट का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है। नॉट दैट का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो नॉट दैट ऐसा नहीं है कि, नॉट दैट ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक, कि मुझे एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट। जो रैपिड मूवमेंट है, वह रैपिड मूवमेंट मतलब जो तेज गति है, वह तेज गति मेरे लिए, माई सेल्फ मतलब मेरे लिए डिसलाइक है, डिसलाइक करता हूं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो तेज गति है, वह तेज गति मुझे पसंद ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे तेज गति पसंद नहीं है। ठीक है, आई इंजॉय, मैं आनंद उठाता हूं। कैसे आनंद उठाता हूं भाई? तो आई इंजॉयड गोइंग यानी कि जाने में, इन ए कार, गाड़ी से जाने में, एट 90 माइल एन आवर, यानी कि मैं मजा लेता हूं, आनंद लेता हूं गोइंग इन ए कार, एक गाड़ी से जाने में, जो कि गाड़ी 90 माइल एन आवर की रफ्तार से चल रही हो, जो गाड़ी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो, तो उस गाड़ी में चलना या जाने में मैं आनंद लेता हूं। ठीक है, सो लॉन्ग एज, और जैसा कि, और ऐसा कि, आई एम ड्राइविंग, और जो कि तब आनंद उठाता हूं जब आई एम ड्राइविंग, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, और फिर एंड सो लॉन्ग एज, और जो कि इट वॉज नॉट माई कार, और वो मेरी कार भी ना हो, तो उस समय मैं बहुत ही ज्यादा क्या करता हूं, आनंद लेता हूं। अब देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि आई एडोर द मशीन, मैं उन मशीनों की सराहना करता हूं, पूजा करता हूं। एडोर का मतलब पूजा करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है, आदर करना होता है, तो सराहना भी बोल सकते हैं कि आई एडोर, मैं सराहना करता हूं, दैट मशीन, उन मशीनों की, दैट हर्ल, जो कि दैट हर्ल यू, जो कि आपको परेशान करती हैं,
अबाउट एट बेटर सी, यानी कि जो बेटर सी के लिए या बेटर सी के बारे में आपको परेशान करती है। यानी कि बेटर सी जो होता है ना, वो बोल सकते हैं कि वेस्टर्न जो देश हैं वहां पर समुद्र में जो घूमने वाली गाड़ियां होती हैं उसके बारे में बोल रहा है कि आई एडोर द मशीन, मैं उन मशीनों की पूजा करता हूं दैट हर्ल्ड। अब देखो हर्ल्ड का मीनिंग यहां पर देखे तो अलग अलग निकलेगा अलग तरीके से। हर्ल्ड का मतलब होता है घुमाना, ठीक है, और हर्ल्ड का मतलब होता है परेशान भी करना। तो हम यहाँ पर परेशान के आधार पर देखें तो कह सकते हैं कि मैं उन मशीनों की सराहना करता हूं जो हर्ल यू, जो आपको परेशान करती हैं, अबाउट एट बेटर सी के बारे में, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि टू डाइन इन लंदन, टू डाइन इन लंदन, यानी कि लंदन में भोजन करना, रात्रि का भोजन, डिनर होता है ना, तो डिनर से भी बना है क्या, डाइन। तो कह रहा है कि टू डाइन इन लंदन, यानी कि लंदन में क्या करना, डाइन करना। अच्छा, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में क्या करना, दोपहर का भोजन करना। लंच कहां पर होता है, दोपहर में होता है, तो दोपहर में जो है लंच है वो कहां करना भाई, न्यूयॉर्क में करना। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो कह रहे हैं कि रात्रि का भोजन लंदन में करना, रात्रि का भोजन कहां करना, लंदन में करना, और अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना, ठीक है। सिम्स मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है भाई, टू मी, मेरे लिए, अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, कि वह मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक अनुभव है। फिर बोल रहा है कि आई एडमिट इट, मैं स्वीकार करता हूं इसे। किसको भाई स्वीकार करता हूं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, जो गाड़ी से घूम रहे हैं ना, उस गाड़ी से घूमने को ये बोल रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं। इट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है भाई, एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है बहिष्कृत करना। तो बोल रहा है कि आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं, एडमिट का मतलब स्वीकार करना। एक्सक्लूड, इट एक्सक्लूड, मैं स्वीकार करता हूं कि इट एक्सक्लूड, यह एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है, मतलब जो 90 माइल की रफ्तार से जाना अपनी गाड़ी से, यह एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है भाई। किसको बाहर कर देता है, ऑल द रियल प्लीजर, जो सभी, रियल का मतलब वास्तविक, और जो प्लीजर है, प्लीजर मतलब आनंद है, खुशी है, उस आनंद को यह बाहर कर देता है। ऑफ ट्रेवल, तो किसके आनंद को बाहर कर देता है भाई, तो यात्रा के, ट्रेवल का मतलब यात्रा के। तो कहने का मतलब यह है कि आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं कि इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल, यानी कि जो यात्रा के जो वास्तविक आनंद है उसको यह बाहर कर देता है। मतलब अपनी गाड़ी से 90 मील की रफ्तार से जाना, ठीक है, अच्छा तो लगता है, लेकिन जो यात्रा का इसमें आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल पाता है। बोल रहा है कि द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट, कह रहा है कि समरसेट में, इन समरसेट मतलब समरसेट में कंट्री बस, जो कंट्री बस होती है, जो देश की जो बसें होती हैं, उन बसों में जो सॉर्ट ऑफ फन होता है, जो आनंद होता है, जो मजाक होता है, यू गेट, आप जो मजाक पाते हैं या जो स्पेन की बसों में आप प्राप्त करते हैं आनंद, वह आनंद यह क्या कर देता है, यह एक्सक्लूड कर देता है। फिर बोल रहा है कि बट, लेकिन, फिर क्या बोल रहा है मेरे भाई, फिर बोल रहा है कि बट लेकिन, इट गिव्स, यह देता है, क्या देता है, यू ए सुपरफिशियल सीन ऑफ ड्रामा, लेकिन यह देता है, यह ड्रामा का एक सतही मतलब छिछला, सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, ठीक है, छिछले सीन को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, बोल रहा है कि इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, इट वाज मतलब यह था, क्या था भाई, सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक उत्साह था। कैसा उत्साह था भाई, कैसा उत्साह था कि इट वाज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट कि आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, हैड टू डू विदाउट, वो इसके बिना ही क्या हो गए, चले गए, मर गए। टू डू कहने का मतलब यह है कि इससे मुझे उत्साह मिलती है, खुशी मिलती है। उत्साह क्या है भाई, कि आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, कि मेरे पूर्वजों को इसके बिना ही रहना पड़ा। एंड और वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग जस्ट एज वेल एक्सेप्ट, और जैसा कि हम लोग इसे क्या करें, स्वीकार करते हैं, इट ग्रेटफुली,
कृतज्ञता पूर्ण तरीके से हम इसको स्वीकार करते हैं। फिर कह रहा है कि नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, बोल रहा है कि नो वेयर नहीं, जो कि स्पीड बिकम नहीं, जब मतलब नो नहीं, वेयर स्पीड नहीं, जहां स्पीड जो है बिकम समथिंग, बिकम का मतलब होता है हो जाना, समथिंग का मतलब होता है कि कुछ हो जाना। तो क्या हो जाना भाई? अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब असंगत हो जाना, यानी कि नहीं जहां पर जो स्पीड है समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, मेरे लिए असंगत हो जाती है, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी, तो जो मानसिक जो एक्टिविटी होती है, और जहां पर जो मानसिक एक्टिविटी होती है ऑफ आवर टाइम, जो हमारे समय में जो मानसिक एक्टिविटी हो रही थी, तो मानसिक क्रियाकलाप हो रही थी, आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू, और जो लोग स्वाभाविक रूप से कर रहे थे, टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, और वे मशीनों की तरह ही उसका अनुसरण कर रहे थे। रहने देते हैं यहां तक, नेक्स्ट डे में हम पढ़ेंगे इसके आगे। यहां तक आपको कैसा लगा सेशन, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और एक बात, यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हाँ, इसमें हम इस चीज को, यदि आप ऐसे पढ़ने में दिक्कत है तो आप बोलेंगे तो इस चीज को हम बोर्ड पे क्या कर देंगे, बोर्ड पे दिखा देंगे, और बोर्ड पर हम 1 बाय 1 करके इसकी मीनिंग को बताएंगे, ठीक है, और इसकी मीनिंग को भी हम लिखते चलेंगे। तो जैसा आप राय देंगे वैसा हम करेंगे। यदि आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो हम ऐसे ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जहां तक उम्मीद है हमें कि ये चैप्टर जो है, यहाँ इसमें इतना पैराग्राफ बचा है और ये पैराग्राफ बचा हुआ है, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा तो हम सवालों की शुरुआत करेंगे, और वैसे सवाल हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर जो ग्रामेटिकली क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।